नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। और जो कमेंट्स आ रहे हैं वो स्पष्टीकरण जो पॉइंट है 12 रूल बुक में, इस पर कुछ कैंडिडेट्स से कमेंट थे, सर इन पॉइंट्स को थोड़ा क्लियर कर दीजिए, है ना। अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग कैंडिडेट के अलग अलग पॉइंट्स थे। तो मैं सोचता हूँ कि जो स्पष्टीकरण के जो ये 12 नंबर का जो पेरा है, इसका 12 से पॉइंट 1 से लगाकर इसका जो पॉइंट है 12.7, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हम पहला देखते हैं, 12.1 देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक चयन परीक्षा के आधार पर अर्हताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर ही विचार किया जाएगा, ठीक है। तो ये विज्ञापन के बारे में बता रहे हैं कि हम विज्ञापन चयन परीक्षा लेंगे, है ना। और चयन परीक्षा में जो अर्ह अभ्यर्थी होंगे उनकी नियुक्ति होगी, उन पर ही विचार किया जाएगा। मतलब आपको पात्र होना इस चयन परीक्षा में जरूरी है। अगर आप अपात्र हो तो भले ही उस विषय में शिक्षक नहीं है ना, टीचर नहीं मिलेंगे, तब भी आपको नहीं लिया जाएगा। मतलब पात्र होना जरूरी है। मतलब 40 नंबर और 50 नंबर जो क्राइटेरिया है मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात है कि संबंधित विषय की पात्रता परीक्षा 18 और 23 में अहर अभ्यर्थियों को ही शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। तो मतलब यहाँ पर वह है, बात कही गई है कि जो पहले 2018 में जो परीक्षा हुई थी और 2023 में जो पात्रता परीक्षा हुई थी, इन दोनों परीक्षा में जो पात्र है, ठीक है, जो क्वालिफाइड है वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, उनको ही मौका मिलेगा। ये भी सिंपल सा है। जो 12.3 है, इसमें क्या लिखा है कि शिक्षक चयन परीक्षा हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 18-23 में न्यूनतम 50% अहरकारी अंक का लाभ मान्य किया जाएगा जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्यथा की स्थिति में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में न्यूनतम अहरकारी अंक 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्रता मान्य होगी। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए भी संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 18-23 में न्यूनतम अहरकारी अंक 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्रता मान्य होगी। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो आपका जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें आपको 50% और 60% लाना था। तो जो कैटेगरी है, जो SC ST OBC, वो कितने नंबर पर पास थे? SC ST, मैं आपको फिर से बता देना, क्लियर कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो SC, आपको एक मिनट, थोड़ा पेन नहीं चल रहा, हाँ, SC ST OBC EWS, इनको 50%, 150 में से, ठीक है। तो मतलब ये कैंडिडेट अगर 75 नंबर है तो पास है, लेकिन इनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मध्य प्रदेश का। SC का ही मध्य प्रदेश का ही लगेगा, ST का मध्य प्रदेश का ही लगेगा, अदर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। OBC का मध्य प्रदेश का ही लगेगा और EWS का भी मध्य प्रदेश का ही सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 60% लाना पड़ेगा, और 60% होता है, कितना होता है? 150 का 60% अगर आप देखोगे तो ये होता है आपका 90 नंबर। ओके, तो वो कैंडिडेट 90 नंबर पास माना जाएगा। तो ये बात यहाँ पर उन्होंने क्लियर बोल दी है। अब 12.4 है, तो ये 12.4 के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आप आरक्षित कैटेगरी में पास हुए हैं, पात्रता परीक्षा में अगर आप आरक्षित पात्रता परीक्षा में अगर आरक्षित कैटेगरी में पास हुए हैं तो चयन परीक्षा में भी आपको आरक्षित में ही रखा जाएगा। UR की पोस्ट पे आपको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, वहाँ पर आपको मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो देख लेना। 12.5 अगर देखोगे तो शिक्षक चयन परीक्षा में अहरकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई द्वारा नहीं किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो ये शर्त वाली बात है कि आप दावा नहीं कर सकते हो पात्र होने के बाद भी। आपका जो काउंसलिंग होगी, जो भी प्रोसेस होगी, उसके तहत आपका सिलेक्शन होने पर ही आपकी कार्रवाई होगी, ठीक है। ऐसे आप 40 नंबर ले आए तो ये नहीं कि मेरा मुझे जॉब मिल जाए। ओके, अब ये 12.6 है, इस पर भी कैंडिडेट कन्फ्यूज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। इसमें कन्फ्यूजन मत रहेगा, और इसमें क्या पॉइंट है वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर कहा गया है कि संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-23 में भाग लेने हेतु शर्त निर्धारित की गई थी कि ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी संबंधित विषय की
शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-23 में बैठने हेतु मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधित अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि विभाग में उस दिनांक को दस्तावेज मांगे जाएंगे, उस दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जब 2018 और 23 में जो परीक्षा हुई थी तो उसमें एक रूल था कि अगर आपकी डिग्री या फिर डीएड बीएड कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपीयरिंग, ठीक है। तो जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट थे उनको मौका दिया गया था। और अपीयरिंग कौन से? लास्ट ईयर वाले जो अंतिम वर्ष में अध्ययन थे, ठीक है। तो उनको मौका दिया गया था, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे। और उसमें एक पॉइंट था कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी उस टाइम आपके पास आपकी जो योग्यता है वो कंप्लीट होना चाहिए, तब आप अपीयरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। कब? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी, जब नोटिफिकेशन आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उस डेट को आपके पास आपकी जो भी सेक्शन योग्यता थी, जो अपीयरिंग था, वो कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो आप एलिजिबल हो, ये बात यहाँ पर कही गई। अब यहाँ पर फिर उन्होंने आगे क्या लिखा है, अब ये आगे देखिए, ये पॉइंट कैंडिडेट को कन्फ्यूज़ कर रहा है कि ये परेशान कर रहा है, सॉरी कन्फ्यूज़ नहीं है लेकिन परेशान कर रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यवसाय योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययन नहीं थे और त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 18-23 में सम्मिलित होकर पात्रता अर्जित कर ली है। ऐसे में अभ्यर्थी को गलत जानकारी देकर परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण उनकी अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। यहाँ पर यह कहा गया है कि पहली बात तो ये कि जो अपीयरिंग वाले थे, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक भी उनका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, तो वो अपात्र हैं। दूसरी बात, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने गलत जानकारी देकर जो अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे, ठीक है, हाँ, जैसे कि आप मान सकते हो दोस्तों कि ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, ओके। तो मान लो उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही थे और अप्लाई कर दिया, अपीयरिंग में डाल दिया, ठीक है, तो अंतिम वर्ष दिखा गया, तो वो कैंडिडेट मतलब माना गया कि गलत जानकारी दे दी उन्होंने, तो वो कैंडिडेट भी अमान्य माने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट इन्होंने क्लियर लिख दिया, क्लियर कट लिख दिया है। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट थोड़ा ये भी है कि यह वेरिफिकेशन पे पता चलेगा कि वहाँ पर क्या एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो इन्होंने नियम डाल दिया, लेकिन आप सबको पता है कि वेरिफिकेशन में कितने नियम होते हैं, क्या होते हैं। और फिर इस पर अगर किसी प्रकार का कुछ विवाद हुआ तो फिर नियम बदल भी जाता है। आपने देखा होगा पिछली बार अलाइड सब्जेक्ट वाला, डबल डिग्री वाला, ओके, अतिथि शिक्षक के साथ डीएड बीएड करने वाले, बहुत पॉइंट थे जो रूल में थे, लेकिन बाद में विरोध होने पर उनको थोड़ा सरल कर दिया गया, थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया गया कि इनको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी तो इन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी गलत जानकारी दी है वो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको यही मैं बोलना चाहता हूँ कि वो फिर वेरिफिकेशन के टाइम क्या निर्णय क्या होता है, क्या चेंजेस होता है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर अभी एक चीज़ इन्होंने क्लियर बोल दी है कि जो गलत जानकारी देकर अगर बैठे हैं, जो फर्स्ट ईयर में नहीं थे और बैठे एग्ज़ाम दे दिए, तो वो भी अमान्य माने जाएंगे, है ना। तो इसको आप समझ लीजिए, क्लियर लिखा हुआ है। और मैंने एक पॉइंट भी बता दिया है कि वेरिफिकेशन में क्या बदलाव होता है, वो बात की बात है। अब ऐसे एक बात और देख लीजिए, इसमें 12.7 है कि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय की चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं बशर्ते वह उन सभी विषयों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखता हो तथा उन सभी विषयों में शिक्षक पात्रता परीक्षा 18-23 उत्तीर्ण की हो। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आप 2 विषय के लिए एलिजिबल हो, जैसे बहुत बार मैंने देखा है कि गणित में क्या होता है कि विज्ञान में भी कभी कभी एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट उनके पास ग्रेजुएशन डबल रहती है, आप समझ सकते हैं ना। तो लेकिन इसका एक नियम ये यहाँ बताया गया है कि अगर आप 2 सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे रहे हो तो दोनों सब्जेक्ट से आपको पात्रता परीक्षा भी पास होना है ना। जैसे मान लो आपने बीएससी की है गणित से और मान लो फिर आपने बाद में बीए भी कर लिया गणित से। आप देखिए यहाँ पर पॉइंट था, देखिए ना, बीए भी कर लिया आपने इंग्लिश से, तो अब आप चाहते हो कि मैं दोनों से एग्ज़ाम दूँ, तो कहने का मतलब है कि दोनों से आपको पात्रता परीक्षा भी पास करना होगा। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, देखिए ना, ये कि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय की चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं बशर्ते वह उन सभी विषयों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखता हो तथा उन सभी विषयों में शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 और 23 उत्तीर्ण को होती है। यहाँ भी ये सीधा सा सिंपल सा पॉइंट है। तो ये जो भी स्पष्टीकरण के जो बिंदु थे मैंने अपने इस वीडियो में शेयर कर दिए। इसको लेकर बहुत कमेंट आ रही थी। जो मेन पॉइंट था ये मैं शेयर कर दिया और एक ये भी मेन पॉइंट ही है। ठीक है, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।